नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वन टॉपिक बाय एके यूट्यूब चैनल पर। आज जो ये प्रश्न आपके सामने है टॉप 10 सीरीज़ के, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। थोड़े से आपको जटिल भी लगेंगे और ये नेट के एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो आप इनको ध्यान से सुने, ध्यान से देखें, क्योंकि प्रश्नों का लेवल जो है आप जो 2-3 वीडियोज़ देखे हैं उनसे काफ़ी ऊपर होने वाला है। तो पहला प्रश्न है आपके लिए कि उग्रवादी न तो राष्ट्र न ही वर्ग के संबंध में चिंतन करता है, इसकी चिंता मानव है, इसकी चिंता व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रूप में स्वतंत्रता है। यह कथन किसका है? तो आंसर तो आपका हो जाएगा मानवेंद्र नाथ रॉय या एम.एन. रॉय। इनका जो ये विचार था ये क्या था? मौलिक मानववाद से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? मौलिक मानववाद से रिलेटेड है। तो एम.एन. रॉय ऐसी सामाजिक व्यवस्था चाहते हैं जिसमें सामूहिक स्वतंत्रता अधिकतम उपलब्ध हो। कैसी स्वतंत्रता? सामूहिक स्वतंत्रता अधिकतम उपलब्ध हो। क्यों? क्योंकि एम.एन. रॉय की चिंता क्या है? इनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रूप में स्वतंत्रता चाहते हैं। ये इनकी चिंता है। उग्रवादी न तो राष्ट्र न ही वर्ग के संबंध में चिंतन करता है तो किस लिए? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रूप में स्वतंत्रता के लिए चिंतन करता है। कौन? एम.एन. रॉय का ये विचार है। और ये विचार जो है ये इनका ये क्या है? ये मौलिक मानववाद पर आधारित है। किस पर आधारित है? मौलिक मानववाद पर आधारित है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति संतुलन प्रतिस्थापित करने के लिए प्रस्तावित आदर्शवादी विचार का मत है। कौन सा मत है? यह है निरस्त्रीकरण। देखो, निरस्त करना एक तरीके से, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या था कि एक आपको ध्यान में होगा, एक परमाणु संधि शुरू हुई जो थी व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि CTBT, ठीक है। इसमें परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाने की बात की गई है। तो निरस्त्रीकरण में क्या था कि ये आदर्शवादी विचार था कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में शक्ति संतुलन यदि स्थापित करना है, प्रतिस्थापित करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? परमाणु हथियारों को बिल्कुल ख़त्म करना पड़ेगा, उनको त्यागना पड़ेगा। ठीक है, तो आदर्शवादी विचार क्या है? निरस्त्रीकरण। नेक्स्ट देखिए, न्यायपूर्ण युद्ध की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? तो देखिए, न्यायपूर्ण युद्ध यहाँ पर हम कहें तो ये थॉमस एक्विनास से संबंधित है। थॉमस एक्विनास से संबंधित है। इस न्यायपूर्ण अवधारणा युद्ध को आप जस्ट वॉर की अवधारणा भी कह सकते हैं। यदि अंग्रेजी वर्ड आप परीक्षा में पकड़ लेंगे तो आप इसे जस्ट वॉर के रूप में देख सकते हैं। तो थॉमस एक्विनास की ये अवधारणा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बहुत बार पूछे जाने वाली ये किताब है ब्लैक स्किन वाइट मास्क। ब्लैक स्किन वाइट मास्क, ये पुस्तक किसकी है दोस्तों? तो ये है फ्रॉन्ज फैनन की। इस किताब में खास बात 8 अध्याय हैं और ये 1952 में लिखी गई थी। फ्रॉन्ज फैनन लिखते हैं ब्लैक स्किन वाइट मास्क। ये किताब है। पूछा जाए आपसे कि इस किताब में, इस बुक में कितने अध्याय हैं, तो इसमें दोस्तों 8 अध्याय शामिल हैं। कितने हैं? 8 चैप्टर्स इसमें शामिल है। ब्लैक स्किन वाइट मास्क ये किसकी है? ये है फ्रॉन्ज फैनन की। ठीक है, तो फ्रॉन्ज फैनन की ये किताब थी जिसमें 8 अध्याय हैं। ये 1952 में लिखी गई थी। अब तक हमने 4 प्रश्न देखे हैं दोस्तों। एक तो उग्रवादी वाली बात, एम.एन. रॉय वाली बात। एम.एन. रॉय का जो विचार था, जो किस बात की चिंता करता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रूप में स्वतंत्रता की चिंता करता है। वो उग्रवादी जो है न तो राष्ट्रवाद की न ही वर्ग के संबंध में चिंता करता है। और जो ये विचार था एम.एन. रॉय का, ये विचार कैसा है? मौलिक मानववाद है। कैसा है? मौलिक मानववाद। दूसरा, हमने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति संतुलन प्रतिस्थापित करने के लिए प्रस्तावित आदर्शवादी विचार का मत क्या है? निरस्त्रीकरण। क्या है? निरस्त्रीकरण। आप इसे समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा था न्यायपूर्ण युद्ध की अवधारणा थॉमस एक्विनास की थी, जिसे आप जस्ट वॉर भी कह सकते हैं। जस्ट वॉर आप इंग्लिश में पकड़ लेना। ब्लैक स्किन वाइट मास्क
किताब है ये फ्रॉन्ज फैनन की है और इसमें कितने अध्याय हैं दोस्तों? 8 अध्याय हैं और 1952 में ये किताब लिखी गई थी। तो ये कहीं से भी आपको एक प्रश्न में 2-3 प्रश्न क्लियर हो रहे हैं, कैसे भी पूछा जाए घुमा फिरा के आपको वहाँ पर आंसर दे देना है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आपके लिए एक पुस्तक है पॉलिटिक्स एंड एथिक्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिटिक्स एंड एथिक्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो किताब है किसकी है? राजीव भार्गव की है। काफ़ी बार परीक्षाओं में पुस्तकें पूछी जाती हैं, काफ़ी बार नहीं, हर पेपर में, चाहे नेट का हो, जेआरएफ का, नेट जेआरएफ एक ही एग्ज़ाम हो गया, चाहे कॉलेज लेक्चरर का हो, स्कूल लेक्चरर का हो, ठीक है, इसमें बुक्स के बारे में तो पूछा ही पूछा जाता है। तो ये जो अपनी जो वीडियो है ये टॉप 10 वाली, इसमें मैंने कुछ बुक्स को शामिल किया है ताकि आपको रिवीजन भी होता रहे, या फिर पहली बार देख रहे हैं तो आपको कम से कम नज़र में आ जाएं। तो पॉलिटिक्स एंड एथिक्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये पुस्तक है, ये किसकी है? राजीव भार्गव की, राजीव भार्गव। नेक्स्ट देखिए, अरविंदो, महर्षि अरविंदो के अनुसार आध्यात्मिक क्रांति का कार्य आधारित है, किस पर है? अरविंदो के अनुसार आध्यात्मिक क्रांति का कार्य किस पर आधारित है? तो ये है दोस्तों सच्ची चेतना पर। किस पर है? सच्ची चेतना पर आधारित है। अब महर्षि अरविंद क्या कहते हैं कि भाई भारत जो है ये एक पराधीन भारत, मतलब अगर भारत किसी के अधिकार में है तो फिर वो भारत जो है वो आध्यात्मिकता का ये संदेश तो नहीं दे सकता, और एक स्वाधीन, एक सशक्त राष्ट्र ही ऐसा कर सकता है जो सच्ची चेतना पर आध्यात्मिक क्रांति का कार्य करके संदेश दे। ठीक है, तो अरविंद को ये भरोसा था कि भारत का लक्ष्य है भारतीय इतिहास और संस्कृति के अध्ययन के द्वारा आध्यात्मिक क्रांति का कार्य अग्रसर होगा। ठीक है, तो ये हो गया महर्षि अरविंद। नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या BR अंबेडकर की कुछ रचनाएं मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। एक प्रश्न में 3 से 4 प्रश्न आपके क्लिक हो रहे हैं। अब आपके ऊपर है ये बात कि आप इस वीडियो को कहाँ तक तो शेयर करते हैं, कितने लोगों तक पहुँचाते हैं, कितने कमेंट करते हैं, कितने लाइक करते हैं, इस चैनल को कितना सपोर्ट करते हैं, ये सब अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। नेक्स्ट देखिए, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये हो गया 1936 में लिखी गई थी। कई बार क्रम पूछ लिया जाता है। हु इज़ द शूद्राज 1946, 1946, द अनटचेबल्स 1948, 1948, फ्यूचर ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी 1953, 1953। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने आपको 4 किताबें भी दे दी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, और इनको क्रम में भी आपको दे दिया ताकि ये प्रश्न कई बार, जैसे पिछले बार नेट में आया तो लोगों ने इसको किया होगा। ठीक है ना, तो आप ये जो प्रश्न है आपके लिए, ये पहले एग्ज़ाम में पूछे गए या फिर आने वाले एग्ज़ाम में जिनकी संभावना बनती है उसी आधार पर दिए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। देखिए, प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है? चिंतक या एक विचारक के बारे में बात की जाएगी। चिंतक जो सार्वभौम लोकतंत्र के पक्ष में है वो है इमैनुअल कांट। कौन है? इमैनुअल कांट। तो सार्वभौम लोकतंत्र के पक्ष में कौन है? इमैनुअल कांट। ये क्या कहते हैं कि भाई सार्वभौम लोकतंत्र होना चाहिए जहाँ पर जो देश कमज़ोर हैं, जिन देश का पतन हो रहा है, जो देश हाशिए पर जा चुके हैं, उनकी भी बात सुनी जाए, उनको भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए जहाँ पर वो अपनी बात कह सके, अपने दुखड़े रो सकें। समझ रहे हो? तो चिंतक, वह चिंतक मतलब कांट वो चिंतक है जो सार्वभौम लोकतंत्र के पक्ष में है, सार्वभौम लोकतंत्र के पक्ष में है। ठीक है, और इन जो देश हैं, जो कमज़ोर देश हैं, जो विकास नहीं कर पा रहे, हाशिए पर हैं, पतन की ओर हैं, इनकी बात भी सुनी जाए और इनको जो पूरा वैश्विक ढांचा है जो प्रशासन का, उसमें भागीदारी या प्रतिनिधित्व भी दिया जाना चाहिए, ये कांट कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, राजीव गांधी का 6 देश
पाँच महाद्वीप शांति पहल पर सहयोगी अभियान कौन सा था? तो टू एंड द न्यूक्लियर टेस्टिंग, टू एंड द न्यूक्लियर टेस्टिंग, ये क्या था? ये राजीव गांधी का एक क्या था? अभियान था। ठीक है ना, आप इसको ध्यान में रखेंगे अच्छे से, क्योंकि राजीव गांधी से रिलेटेड यदि ऐसा प्रश्न आता है आपका तो आपको वहाँ पर उसको सही करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, 10वां आसान प्रश्न है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, अब अगर मैं आपसे एक प्रश्न चलता चलता कर लूँ तो मुझे कोई भी दिक्कत, मतलब किसी प्रकार की किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वो प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ कि जो नीति आयोग है, इस नीति की फुल फॉर्म क्या है? देखो, प्रश्न पूछने में और उसे आपका बताने में मुझे क्या लगेगा, प्रश्न आसान लग रहा है आपको, लेकिन मुझे ये लगता है कि आप वीडियो पर टिके हुए हैं, मतलब आपके काम की चीज़ें मैं आपको परोस रहा हूँ। ठीक है ना, मैं जो मिठाइयाँ दे रहा हूँ वो आपको पसंद आ रही है, उससे मुझे मेरा मनोबल बढ़ेगा। अच्छा, कई लोगों को ये दिक्कत हो जाएगी कि टू एंड द न्यूक्लियर टेस्टिंग, कि भाई साहब आपने बता तो दिया, इसका हमें हिंदी में अर्थ भी बता देते तो हमारे लिए भी थोड़ा ठीक हो जाता। तो राजीव गांधी की 6 देश 5 महाद्वीप शांति पहल पर सहयोगी अभियान जो था वो टू एंड द न्यूक्लियर टेस्टिंग था, जिसे आप नाभिकीय या परमाणु बमों पर परीक्षणों को समाप्त करने के लिए कह सकते हैं। परमाणु परीक्षणों को समाप्त करने के लिए इनका अभियान था राजीव गांधी का 6 देश 5 महाद्वीप शांति पहल। 6 देश 5 महाद्वीप शांति पहल, ये क्या था? अभियान था। तो दोस्तों, इस वीडियो नोट में हमने आपसे 10 पॉइंट पर अच्छी खासी चर्चा की है। तो आपको यदि अच्छा समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके जो पूछा गया सवाल उसका जवाब दे दीजिएगा, या फिर हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए तालियां, कोई भी स्माइली आप भेज दीजिएगा। आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स, आपके प्यार, आपके स्नेह, इसका हमें हमेशा इंतजार रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नोट में नए टॉपिक्स के साथ में।